हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी EMRS की पीजीटी टीजीटी के लिए प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है। आपको हर मंडे सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलती है। इसी लिए हम तीसरी वीडियोज़ की लॉन्च कर रहे हैं। आपको मंडे को 9 AM पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इससे पहले 2 वीडियो हमारी हो चुकी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहाँ पे जाकर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी। बहुत अच्छी क्वेश्चंस की करी हैं। और एक दोस्तों, आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में, हर क्वेश्चन को टाइप करने में, स्लाइड में लगाने में, क्वेश्चन को सर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। अभी मैं फिलहाल अकेला सब कुछ करता हूँ, इसलिए आपको वीडियो ऐसी समय समय पर मिलती है। पर जैसे अगर चैनल ग्रो करता है, टीम भी रख ली जाएगी। पर अभी बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लिए हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक भी कर देना। और ना तो कमेंट में ऐसे जब जरूर लिखिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और करने के लिए, ताकि आपको हमें पता चले आप हमारी वीडियो दिल से देख रहे हैं। वीडियो को पूरी देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों, ये आपसे हाथ जोड़ से विनती है। आप क्वेश्चनों की लेवल देखिए कि मैं अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ। आप चाहेंगे तो मैं आगे जाके DSSB और CTET के लिए भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई करूँगा। प्योर NT के पेपर भेज दें। इनकी जो PDF है, जैसे हमारे ये सीरीज़ कंप्लीट होती है तो कॉमन पेपर के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मैं इसकी कंपाइलेशन वाली वीडियो भी डाल दूंगा, और एक आपको प्रॉपर वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो हम वहाँ पे जाके देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके सबको आपको और भी नोटिफिकेशन के लिंक आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर के जो व्यूज़ थे एजुकेशन के लिए वो क्या थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या है, एजुकेशन एक परफेक्टनेस है, एजुकेशन फॉर मेकिंग अ मैन है, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसका आंसर है बोथ A एंड B। यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जो हमारे उनके व्यूज़ क्या थे, एजुकेशन फॉर परफेक्टनेस, यानी कि एजुकेशन हम परफेक्टनेस के यूज़ करें, और मेकिंग अ मैन यानी कि एक एजुकेशन जो है वो आदमी को बनाती है, मेकिंग अ मैन। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से एजुकेशन क्या है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है। इसका आंसर मैं बताऊंगा, और साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी कि इन सब लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल लिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप सब नेक्स्ट पेज पर आइए। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें डिवीजन ऑफ पावर जो हमारे 3 लिस्ट में होते हैं, आप सभी को पता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन एंड जो इसमें होते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ये 3 लिस्ट हमारी बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट लिस्ट कुछ नहीं होती, स्टेट और सेंट्रल पावर के बीच में 2 डिवाइड होती है। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से होते हैं, यूनियन मतलब कि जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग और अमाउंट, यानी कि इन सब में जो है पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, ये यूनियन लिस्ट में आती है। जो अब हमारी सब्जेक्ट लिस्ट की बात आती है, तो सब्जेक्ट लिस्ट में कौन कौन से हैं, देखिए सब्जेक्ट लिस्ट में हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारी लॉज, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, गेटिंग, गैम्बलिंग, और ये सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में। आप सभी को पता चल गया कि इसमें ही यहाँ पे कौन से। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जैसे कि जिसमें सब्जेक्ट के पास भी पावर होती है और सेंट्रल के स्टेट के पास भी पावर होती है और सेंट्रल के पास भी, उसमें आती है हमारी क्या, एजुकेशन। यानी कि अब आपको आंसर मिल गया होगा, हमारी एजुकेशन किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। ये मैंने आपको पूरी इसलिए दिखाई, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन सब किसमें आई, कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें स्टेट की भी उतनी जिम्मेवारी रहती है जितनी सेंट्रल की होती है। आप समझ में आया। जैसे जो पुलिस होती है, हेल्थ होती है, ये सारे किसके सब्जेक्ट में आते हैं, स्टेट की में। और जो डिफेंस ये सब होते हैं, ये यूनियन यानी कि सेंट्रल के हाथ में पावर होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपसे कहीं पूछे तो आप इससे आंसर दे सकते हैं आसानी से। तो बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। किन से आर्टिकल से जो है अनटचेबिलिटी जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 17 इसका आंसर, राइट आंसर है। यहाँ इसकी वजह से हमारा अनटचेबिलिटी सब जो है खत्म हो गया। तो जैसे आपको पता है ना कि हम हर वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, तो आज की वीडियो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए लिखी है। उससे हम क्वेश्चन 4 पे आ चुके हैं। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड देयर पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग अ टीचर, ठीक है, वट यू विल डू एज अ प्रिंसिपल। मतलब जैसे आपकी जो स्टूडेंट्स क्लास के हैं, आपके नहीं कह रहा, कोई भी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है जो क्लास के, और उनके पेरेंट्स जो कोई भी एक टीचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो टीचर प्रिंसिपल का रोल क्या रहेगा। तो उसमें क्या है भाई, चलो आप सारे एग्जांपल पढ़ो, मैंने इसमें पहले ही आंसर मार्क कर रखा है। टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट एट टीचर, या तो आपको सरासर गलत कर देगा कि भाई आपको कभी भी एक ऐसा एक्शन अगेंस्ट जो स्टूडेंट है वो लेना ही नहीं होता। तो आस्क द टीचर टू चेंज देयर मेथडोलॉजी एंड अप्रोच इन डीलिंग विद स्टूडेंट। ये कहीं ना कहीं आपको सही है कि भाई हाँ, आपको टीचर से थोड़ा अपना मेथड चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं। पर डिस्कस द मैटर विद द स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप टू अराइव द रूट कॉज। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि वो डिस्कस करना सभी के लिए, पेरेंट से भी, स्टूडेंट से भी और टीचर से भी।
फिर आपको जो रूट कोज है इसका वो इंडिविजुअल सबको बताना, या डिस्कस द मेजर इन स्टाफ मीटिंग लाइक अ डिसीजन आपको बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों गलत हैं। हालांकि अगर ये एग्जांपल नहीं होता तो आप इसको, ये ऑप्शन नहीं होता तो इसको टिक मार सकते, पर अभी ये 100% ये ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल विल एमर्ज एज अ गुड एजुकेशन लीडर, इसमें से कौन सा एक बेस्ट एजुकेशन लीडर की तरफ काम करता है, चलिए बताते हैं। अ वेरी सोशल पर्सन विद प्लीजिंग हैज ए हैबिट, एन एक्सपीरियंस्ड टीचर हैविंग अ डिग्री इन लीडरशिप फ्रॉम अ टॉप यूनिवर्सिटी, ये कोई जरूरी नहीं है लीडर ही एक अच्छा एजुकेशन प्रिंसिपल बन सकता है। अ थ्रो टॉपर एंड एमेरिसिस, ये बिल्कुल नहीं है। अ टीचर हुज क्लास रिजल्ट आर एक्सीलेंट इज हार्ड टारमस येट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट, टीचर ये बिल्कुल ठीक आंसर है। इसका अच्छे जो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो यानी कि टीचर भी बहुत अच्छा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कोई बहुत क्वालिफाइड टीचर ही बच्चों का रिजल्ट अच्छा लेकर आता है, जिसका पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, जिससे बच्चे अच्छे समझ सकते हो, जो समझाने का तरीका हो, तो वो ऐसा भी जरूरी नहीं जो 80% वाले भी टीचर के 90% 100% बच्चे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रूव अ बेटर प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एक बेटर प्रिंसिपल की वो खूबियाँ हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम द वन हु क्लीन्स द फ्लोर ऑफ अ क्लास इन्वॉल्विंग ऑल, द वन हु कन्विंस द बेस्ट टीचर टू इन्वॉल्व इन फ्लोर क्लीनिंग एक्सरसाइज, या वन हु एम्प्लॉय द बेस्ट फ्लोर क्लीनिंग एजेंसी, वन हु स्ट्रिक्टली ऑर्डर एंड मॉनिटर्स द फ्लोर एंड प्लांट। स्ट्रिक्टली रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर आप एजेंसी भी टास्क कर देते हैं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वन हु कन्विंस वन टीचर टू गेट इन्वॉल्व इन फ्लोर क्लीनिंग एक्सरसाइज अलॉन्ग विद स्टूडेंट, बहुत अच्छी, ये बेस्ट इसमें है। पर इसमें क्या टीचर प्रिंसिपल का खुद का काम नहीं है, ये भी आंसर अच्छा है। पर जो है इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल को भी स्टूडेंट और टीचर के साथ फ्लोर क्लियरिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डीएसएसबी में पूछे जाते हैं और एएमआरएस में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप डीएसएसबी के स्टूडेंट हैं ना तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड तो सभी के लिए सेम ही होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है वो फर्स्ट टाइम कब कौन सी इनमें से कमीशन के द्वारा इन्वॉल्व की गई थी। अगर आपने पेडागोजी या फिर सीडीपी कहीं भी अच्छे टीचर से पढ़ी है तो आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स करिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स करना, फिर अपना आंसर को चेक करना कि आपका आंसर कैसा है। तो इसमें आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो देखिए, जो ये किसने यूज़ करा था, कौन कब है, मोदालियर कमीशन में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करी गई थी। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको इस कमीशन से रिलेटेड हैं। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन भी इसी में बताया गया था। एग्रीकल्चर एजुकेशन का स्ट्रेस भी इसी में दिया गया था। सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी इसी ने बात करी थी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो हमारा क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट जो टीचर सैलरी और पोजीशन की बात भी इसमें करी गई थी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करी गई थी। स्ट्रेस कम करना चाहिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पर, यानी आपको एग्जाम का स्ट्रेस कम होना चाहिए, और मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाए जाने चाहिए। ये कौन से कमीशन है, मोदालियर कमीशन की बात करी गई थी। इसमें आप देख सकते हैं। अगर इनमें से और भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपको पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में किसने कहा था, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर कोई अपना रियल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इस वीडियो को देखे तो आपको बहुत वीडियो यूज़फुल लगेगी। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक नोट्स टाइप की वीडियो बनाई जाए, समय लगेगा, पर उस वीडियो को भी मैं तैयार कर दूँगा। तो 3 एलिमेंट आर अर्जेंट फॉर अ करेक्टर डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, सेकुलरिज्म एंड मोरल एजुकेशन। वो द व्यू ऑफ विच ऑफ एजुकेशन कमीशन, इनमें से किस कमीशन के व्यू थे, मैंने आपको अभी बताया था, मोदालियर कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कमीशन वो नोन एज अ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मैंने बताया था ना इसमें सेकेंडरी एजुकेशन, देखिए ये कहाँ पे है, ये रहा, सही एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये 4th नंबर पे पॉइंट है। जो ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको दिख गया है, क्या है, मोदालियर कमीशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो कब बनाई गई थी। एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूँ, देखिए वीडियो में अब आगे। इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, 26 अक्टूबर, 16 जुलाई, 26 सितंबर, 10 सितंबर। तो आप देखिए एचआरडी मिनिस्टर जो है वो कब बनाया गया था। हमारा एचआरडी मिनिस्टर जो क्रिएट किया गया था 26 सितंबर 1985 में किया गया था। 174 अमेंडमेंट लेके आए थे इसको बनाने के लिए, जो करंटली है 1961। जो 2 डिपार्टमेंट, एचआरडी मिनिस्टर में 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। 2 डिपार्टमेंट कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, यानी कि स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के इसके 2 डिपार्टमेंट है। 174th अमेंडमेंट इसको लेके आए थे, और आज की तारीख में इसमें 1961 रूल फॉलो किया जाता है। जो एम है सेटअप कर राधा कृष्ण कमीशन, आप सभी ने पढ़ा होगा, 1948 49 के टाइम में आया था। उसका जो एम है ना वो क्या है, आप सभी को इसका आंसर पता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक भी डाले हैं मैंने, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे होते हैं। सर्वे ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ नेशन। बहुत आसान है, आपका इसका आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। जो है इसका
यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर इसका जो पूरा फोकस था। राधा कमीशन जो है वो एम किसकी वजह था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट इंप्रूवमेशन एंड एक्सटेंशन डेट में डिज़ायर सूड प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। ये सबसे पहले इसकी मीटिंग कब हेल्ड की गई थी, 6 दिसंबर 1948 को। किसने करी थी, हॉनेबल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे हमारे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी। ये आपको कुछ जो पॉइंट्स है इसको याद रखने हैं। सबसे चीज़ हुई थी, द वीकेस्ट चेन ऑफ आवर एजुकेशन स्ट्रक्चर इज़ आवर सेकेंडरी एजुकेशन एंड इट रिक्वायर अर्जेंट इंप्रूवमेंट। किसने ये बात कही थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारी वीकेस्ट चेन है ना वो सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी कौन सी होती है, 9th और 10th, ये हमारी सेकेंडरी एजुकेशन जो वीकेस्ट है। तो हमें इसे इंप्रूव करने की बहुत सख्त जरूरत है। किसी ने बात की थी, मुदे अली ने कोठारी कमीशन में करी थी, राधा कृष्ण कमीशन, हंटर कमीशन। आप सभी को पता है ये एक बात किसने करी गई थी, ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण कमीशन में, जिसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसने ये बात करी गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बात करी थी, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है वो एक वीकेस्ट लिंक है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। उसको एक अर्जेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है, और उसने अपने कमीशन में उस रिफॉर्म की बात भी जरूर करी है। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन पे आ गए थे। एज अ प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर यू अप्रिशिएट द मोस्ट, मतलब आप इनमें से कौन से चीज़ को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि आपकी क्लास में हो रही है। तो द वन हु टेक केयर वन क्लास एज पर शेड्यूल, प्रेजेस ऑल रिपोर्ट रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट टाइम, जो बच्चा सारी क्लास रहता है, शेड्यूल बनाता है, रिजल्ट भी टाइम पे रिपोर्ट देता है उसको। या फिर वन हु नेवर आस्क फॉर लीव थ्रू आउट द ईयर, या फिर जो पूरे साल में कभी छुट्टी नहीं लेता उसको। द वन हु ऑलवेज कम टू डिमांड नेवर डिवाइसेज इक्विपमेंट एंड बुक्स फॉर टीचिंग, जो आपके पास आता है और डिमांड कभी भी नहीं, ऐसे डिमांड नहीं रखता कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाली बुक चाहिए, नहीं। या फिर जिसकी हैबिट सबसे ज़्यादा प्लीजेंट है, जो सबसे ज़्यादा सोशल अपने कलीग के साथ, तो इसके साथ क्या होगा, आंसर नंबर ए, यानी कि जो अपने सारे रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट सब कुछ टाइम रखता है, रिजल्ट भी अच्छे से दिखाता है, वो उसे कहेंगे आप सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेशन अ प्रिंसिपल हैव्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी एक्सेप्ट वन, कि भाई इसमें से कौन सी क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, किसमें, एक प्रिंसिपल में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल में। किस एजुकेशनल विजन, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, फेथ इन येलो टीचर, प्लानिंग एक्सपर्टीज इन ऑल सब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, लेजन ऑफिसर, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी इन कंस्ट्रक्टिव ऑफिसर, एजुकेशन विजन, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, लेजन ऑफिसर। इसमें क्या होनी चाहिए, आप सभी को पता है, यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है मैंने। प्लानिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए सभी सब्जेक्ट में, और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि एटीट्यूड के ऊपर आप एक कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकें, यानी अपने जो बिहाफ पे अपनी नॉलेज से लेकर कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। दैट बिलीफ ऑफ फ्रोबल ग्रीव आउट ऑफ बिलीव डैट, एक फ्रोबल थे, आप सभी को पता है, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उसमें क्या है, उनके टीचिंग बिलीफ क्या है, टीचिंग ऑफ फ्रोबल ग्रू आउट ऑफ हिज बिलीफ क्या है। एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ गॉड, एम ऑफ एजुकेशन जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, या फिर स्पिरिचुअल लर्निंग है ले बिहाइंड फिनोमिना से, या फिर मेथड ऑफ एजुकेशन शुड बी सेल्फ एक्टिविटी और अनफोल्डेड। सेल्फ एक्टिविटी का मतलब होता है कि भी जो हम लर्निंग एजुकेशन का मेथड है वो खुद से अपने आप से सीखेगा, और अनफोल्डमेंट यानी कि इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, खुद से सीखेगा, अपने अपने तरीके से लगाएगा। तो यानी कि ऑल ऑफ दैट करेक्ट है, सारे ही मेथड टीचिंग के इसके बिहाफ हैं। जो किंडरगार्टन का सिस्टम है वो किसके द्वारा, किंडरगार्टन जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था, इसमें आपको क्या बताना है। ये थे स्पेंसर थे, फ्रोबल थे, मोंटेसरी थे। आप सभी को पता होगा, इसका आंसर बहुत आसान है, इसमें आंसर सी है, फ्रोबल के द्वारा जो है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं। किंडरगार्टन जो होता है वह एक प्री स्कूल एजुकेशन अप्रोच है, जिसमें प्लेइंग, सिंगिंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे सच ड्राइंग, सोशल इंटरेक्शन पे फोकस किया जाता है। ये किसने किया था, जर्मन के, जिसका पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिच फ्रोबल। ग्लोबली इन्फ्लुएंस है, अर्ली एजुकेशन से वो इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा। अर्ली एजुकेशन यानी कि प्री एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, उसे ही किंडरगार्टन का नाम दिया गया। बहुत सारे स्कूल्स में ये अभी भी चलता है, जिसे LKG नर्सरी के नाम से दिया जाता है। किंडरगार्टन की फुल फॉर्म है LKG। मदर्स आर आइडियल टीचर एंड इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाय होम इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एजुअल। दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू, ये स्टेटमेंट किसने दी है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, जिसने भी दी है आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट आप लोग किसने दी है। मदर्स आर द आइडियल टीचर्स, यानी कि गांधी जी ने दी है, पेस्टलोजी ने, मोंटेस्क्यू ने, फ्रोबल ने। इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर डी, फ्रोबल। अकॉर्डिंग टू फ्रोबल के ही द्वारा जो है मदर को एक आइडियल टीचर के रूप में माना जाता है। इनफॉर्मल, ये यहाँ तक आपकी लाइन पढ़ ली है। द फैमिली टुक द आफ्टर द चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट, फैमिली ही चाइल्ड के फिजिकल डेवलपमेंट पे लेज करती है।
उसको एक करैक्टर देती है। रिलीजियस एजुकेशन भी फैमिली के द्वारा ही दी जाती है और प्रोवाइड करती है उसको राइट टू काइंड ऑफ इन्वायरमेंट से इंटरेस्ट जो है वो फैमिली के द्वारा ही पता चलता है। यानी कि अगर कोई बच्चा कैसी भी जिस फैमिली में डेवलप होता है उसका जो इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, टेंडेंसी मोस्ट प्रोबेबली उसी में होती है। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे किसी कोई बंदा बिजनेस बैकग्राउंड से, तो मोस्ट प्रोबेबली जो उसका इंटरेस्ट है वो बिजनेस में जाता है। आप ये इसका बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आप कहीं भी देख सकते हैं। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल फिलोसफी ऑफ फ्रेडरिक प्रॉब्लम, इसमें से कौन सी उसकी फिलोसफी नहीं है, ये आप आसानी से, मैंने इसमें लिख रखा है। सुपर नेचुरलिज्म इसकी फिलोसफी नहीं है। डेवलपमेंट, सेल्फ एक्टिविटी और यूनिटी इसकी फिलोसफी है। आप आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन करते रहिए दोस्तों, लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। प्लीज़ मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो शेयर जरूर करिए। आपको पता है चैनल हमारा छोटा सा है, इसको बहुत सारे ऑडियंस की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, पर आप अपने ऐसे दोस्तों को जरूर करिए जिसके साथ आप नौकरी देखना चाहते हैं, जिसको भी आप भाइयों को शेयर करिए, अपनी बहनों को शेयर करिए कि भाई जो चाहता है कि जेन्युइन नौकरी लग जाए। प्लीज़, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पाता है, परसेप्चुअल लर्निंग इज अ लर्निंग, ये जो होते किस मेथड के ऊपर बेस्ड है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल वॉल, एसआर कनेक्शन, स्टिमुलस डेट इमीडिएटली फॉलो रिस्पॉन्स या फिजिकल मूवमेंट्स ओनली। परसेप्चुअल लर्निंग जो होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनल वॉल। ठीक है, याद रखना। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैं कह नहीं रहा हूँ पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी आपकी इसके टेलीग्राम चैनल पर। जब ये हमारा पूरा जो सीरीज चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली इसमें 1 लेक्चर और आएगा, नहीं आया तो मैं आपकी मैराथन वीडियो के साथ और इसके कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, आपको मिल जाएगी। 3 फैक्टर अफेक्ट लर्निंग फिजिकली, इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल। जो 3 फैक्टर है ना, वो कौन कौन से हैं? एक तो साइकोलॉजिकल, एक इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल। इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ, ये जो है तीनों कौन से फैक्टर हैं? मतलब कि ये एनरिच स्कूलिंग फैक्टर को इनपुट के मोटिवेशन को करते हैं। ये क्या? मोटिवेशन, यानी ये चीज़ों को मोटिवेट करते हैं। आपको इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो मोटिवेशन के लिए फैक्टर बनते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो किस प्रकार की मोटिवेशन है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप सभी को पता है, इसका आंसर बहुत आसान है। किसी ने भी अगर एक अच्छे से टीचर से CDP कर रखी है तो इसका आंसर बहुत आसान दे जाएगा। जो हमें रिवार्ड वो देता है, ये हमारा अंदरूनी आता है या एक्सटर्नल ही है? आप सभी को पता है हमारा एक्सटेंसिव मोटिवेशन, यानी कि हमें एक्सटर्नल चीज़ों से मोटिवेट करना कि भाई मैं तुझे एक चॉकलेट दे दूंगा या फिर तो फर्स्ट आएगा तो प्राइज मनी मिलेगी। ये सब चीज़ क्या है? ये एक एक्सटेंसिव मोतिक भूल से जो लगाव होता है वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन में काउंट होता है। जो प्रेज, ब्लेम इन अ फॉर्म, ये कौन सा मोटिवेशन होता है? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। प्रेज यानी आप किसी को तारीफ करेंगे, ब्लेम किसी पे दोष डालेंगे, ये किस चीज़ का मोटिवेशन होता है? एक्सटेंसिव। ये भी आप क्या सोचते हैं? जो इंट्रिंसिक होता है ना, वो अपने अंदर अंतरात्मा की बात सुनी जाती है कि भाई इसमें मेरा खुद का बेनिफिट कितना हुआ। ये नहीं कि इसमें मुझे अच्छा बोला जाएगा तो मैं पढ़ूंगी, मुझे एक ट्रॉफी मिली जाएगी तो मैं पढ़ूंगी, ऐसे नहीं होता। ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? जैसे कि आपने कोई भी एक लर्निंग कहीं सीखी, चलो इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ। आपने कुछ भी एक चीज़ कहीं सीखी, जैसे आपने यहाँ पे साइकिल चलाना सीखा, पर जब आप उसको बाइक चलाना सीखोगे तो अब वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होएगी यहाँ पे। और वो कैसी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी? पॉजिटिव, क्योंकि बाइक चलाना, साइकिल चलाने से उसको मदद मिलती है, आपको बैलेंस बनाना आएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आसानी मिलेगी। तो इसमें क्या होगा? ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है, यानी कि यूज ऑफ लर्निंग ऑफ फ्रॉम वन सिचुएशन टू अ न्यू सिचुएशन, ये होती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात। और एक और भी कई बहुत सारे इसमें एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में। जैसे कि आप कभी इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश आप ट्रांसलेशन से सीखते हैं ना, तो हिंदी से, तो हिंदी की लर्निंग यहाँ पे वैसे नेगेटिव इफेक्ट करती है, क्योंकि आपने हिंदी सीख रखी है तो इंग्लिश सीखने में आपको थोड़ी मुश्किल लगी, क्योंकि आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकिल और बाइक ये अच्छा एग्जाम्पल है। डी, यूज ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू न्यू सिचुएशन। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। आप देख चुके होंगे कितने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो में 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता था, पर आपको एक टॉपिक जो एक वीडियो में मिले, इससे तो वीडियो बड़ी बन जाती है। तो आप चैनल से जुड़े रहना दोस्तों, पक्का मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। अभी चलिए बताते हैं। और क्वांटिटी के ऊपर भी जाना और क्वालिटी के ऊपर भी जाना दोस्तों, दोनों बात है। अब मैं एक ही वीडियो इतनी बड़ी कि आप सोचोगे 100 क्वेश्चन का, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको 40-45 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़ा है इसलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेमवर्क आपको स्कूल एजुकेशन में देता है, वो NCERT है। आप सभी का काम होगा कि इन सभी की फुल फॉर्म जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में डालना। जिसकी फुल फॉर्म आंसर सबसे पहले आएगा उसको मैं कमेंट को पिन भी कर दूंगा, लाइक भी कर दूंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ स्कूल,
कि एक इनमें से सबसे ज़्यादा एसेंशियल फंक्शन नहीं है। हालांकि बहुत सारे सभी एसेंशियल फंक्शन है, पर क्या इनमें से एसेंशियल फंक्शन नहीं है। जैसे कि पेरेंट टीचिंग बताना बिल्कुल एसेंशियल है, वोकेशनल गाइडेंस देना स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एसेंशियल है, रिमीडियल टीचिंग करना एसेंशियल, पर सोशल फंक्शंस इन्वाइट करना वो ज़रूरी नहीं है कि एसेंशियल हो। हाँ, हालांकि अगर स्कूल के पास एवरेज टाइम है तो इसको भी कर सकता है, पर ये इतना भी एसेंशियल नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम विच इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा से वही कि सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट किस चीज़ में काउंट होता है? ब्लैक बोर्ड लर्निंग में, लेसन प्लानिंग में, एनरोलमेंट ड्राइव में, क्लासरूम में, टीचिंग में। ये सारी चीज़ जितनी भी यहाँ पे दी हुई है ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो एनरोलमेंट ड्राइव है इसमें सबसे ज़्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम कम इन्वाइट होता है, तो इसलिए हम इसको टिक करते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन, इनमें से कौन सी लिस्ट में? दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर पक्का आपको देना है। कौन सी लिस्ट है? आंसर नंबर डी, कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशन इज कंस्ट्रक्टिंग टू ड्राइव द रिडक्शन ऑफ गोल थ्योरी? आपने सभी ने जो नीड रिडक्शन थ्योरी है जिसे हम एनडीए गार की बात करते हैं, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो है आपको डिराइव करती है। तो सेंसुअल सेंसुएशन, हंगर, होमेटिसी, तो सबसे ज़्यादा क्या सेक्सुअल मोटिवेशन जो होती है उसमें गिवन था क्वेश्चन में, इसलिए आपको आंसर दे दिया है। द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल एजुकेशन डे आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो हर एक टीचिंग एस्पिरेंट्स को पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 7 नवंबर। 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। द डेट जो है वो एक कॉमन डेट था, बर्थ एनिवर्सरी से हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद की ही जो जन्मदिन है वो 7 नवंबर 1888 को मनाया जाता है। इसलिए 2008 से हम इसे नेशनल एजुकेशन डे से मनाते हैं। हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर की गई थी? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर। एक तो होता है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, एक है हिंदी वीक भी किसी दिन मनाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स करना है। 14 सितंबर 1949 को हमारे जो हिंदी है वो अडोप्टेड कर ली गई थी यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज से, कब से? यूनियन ऑफ इंडिया से। लेटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक हिंदी इन देवनागरी शिफ्ट को ऑफिशियल ऑफ इंडिया के बना दिया गया। और इंग्लिश जो है हमारी एक ऑफिशियल और एक ऑल्सो रिकग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो किंडरगार्टन सिस्टम है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? आप सभी को पता है किंडरगार्टन कौन लेके आया था? हमारे को फ्रेंच जर्मन एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम आप सभी कमेंट बॉक्स कर देना। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन जो है किंडरगार्टन की एक एम्फेसिस है, यानी कि सिस्टम है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी बोर्न इन इटली इन, जो ये मारिया है वो किस दिन जन्म लिया था इन्होंने? इटली में। कब लिया था? इसके पूरी जो मैं डे आपके सामने लेकर आया हूँ। 31 अगस्त 1870 में इन्होंने जन्म लिया था। कैरावेली इटली, ये कोई अजीब सा नाम है। जो इनकी थ्योरी थी ना वो अप्रोच ऑफ लर्निंग में किस वजह से था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑब्जर्वेशन, फॉलो द चाइल्ड, करेक्शन ऑफ चाइल्ड, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, अबॉर्शन चाइल्ड। मोंटेसरी जो थ्योरी है इन सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। उनके फाउंडेशन प्रिंसिपल सभी एजेस के लिए अवेलेबल थे। नवोदय स्कूल्स होते हैं वो कब एस्टेब्लिश किए गए थे? किस चीज़ के लिए एस्टेब्लिश किए थे ये भी हमें बताना है। आपको बताना है कि कब एस्टेब्लिश किए थे। गुड एजुकेशन के लिए, हाँ। इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरिया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए, या वेस्टेज ऑफ एजुकेशन के लिए कि चेक करने के लिए। आप सभी को इसमें बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कि किसके लिए थे? इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम के लिए यूज़ किए गए थे रूरल एरियाज़ में। जो हमारे 6 से लेकर 12 तक के बच्चे होते हैं इन्हें एक हॉस्टल वाला इन्वायरमेंट भी यहाँ पर मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमेटी जो है वो फर्स्ट स्टॉप टू वेस्टेज और स्टेगनेशन। आप सभी को पता है वेस्टेज और स्टेगनेशन क्या होता है? वेस्टेज वो बच्चे होते हैं जो पूरा स्कूल पास नहीं करते हैं, ड्रॉप आउट ले लेते हैं बिना ही स्कूल प्रोग्रेस। स्टेगनेशन वो होते हैं जो एक क्लास में बार बार फेल होते हैं। आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। तो इस बात कौन सी कमेटी में करके? हर तो कमेटी में इस चीज़ की बात की गई है। जो फेलियर इन क्लास अकॉर्डिंग टू हर टोग, फेलियर इन अ क्लास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया। अब अगर आप चाहते हैं तो आंसर दे सकते हैं आसानी से। क्या होता है? स्टेगनेशन, कि एक क्लास में बार बार फेल होना ही स्टेगनेशन कहलाता है। जैसे आप कोई भी बच्चा है जो 4th में है तो 4th में ही रह जाता है 2-3 साल तक, तो स्टेगनेशन कहलाता है। अगर वो ड्रॉप आउट ले लेता है तो उसे वेस्टेज कहते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? इम्प्रूव करना पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी तो मैंने वहाँ पे लिख रखी है, और कुछ मेरे दिमाग में अगर ऑन द स्पॉट कुछ आ जाता है तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर देता हूँ।
जैसे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए मैं उसको साथ साथ ही यहाँ पे इसमें आंसर लिख देता हूँ कि इसके में क्या होने वाला है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर फ्रीडम। फ्रीडम के बाद सबसे जो हमारे जो एजुकेशन कमीशन है उसका प्रेसिडेंट कौन है? राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर DS कोठारी और मुदलियार। आप सभी को इसका आंसर पता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, और 5 सितंबर को टीचर्स डे भी उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन गए थे, इन्होंने हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा, इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमारी एक वीक चेन है। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज परमिटेड टू गिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, यानी कि हमारे इसमें कौन से राइट्स ऐसे हैं जिससे में ये दिया गया है कि सब बच्चा अपने अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर आप हिंदू है तो गुरुकुल में जा सकते हैं, मुस्लिम है तो मदरसे में जाते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है तो आप अपने अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा राइट होता है? फंडामेंटल राइट। आंसर डी फंडामेंटल। ये मैंने 2 आर्टिकल भी लिख रखे हैं, आर्टिकल 26 और 30 आर्टिकल जो हैं ये उसी चीज़ की पूर्ति करते हैं कि आप अपने अपने रिलीजियस को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके। गुड लर्निंग जो वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? द टीचर के ऊपर, एक्टिविटी जो इंटरेस्ट है बच्चों के ऊपर, या गुड टीचिंग मेथड्स के ऊपर, या जुडिशियस यूज ऑफ टीचिंग एड्स। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक्टिव इंटरेस्ट, यानी कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में तो कैसे पढ़ेगा? द मेन जॉब ऑफ अ टीचर इज़ टू फोकस, टीचिंग पे ही फोकस होना चाहिए, मिस्टेक निकालनी चाहिए कंटिन्यूसली, या हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न देमसेल्फ, या नन ऑफ दिस। आंसर इसका आसान है, टीचर को अपने बच्चों पे हेल्प करनी चाहिए कि वो अपनी स्टूडेंट जो अपनी लर्निंग करें खुद से, खुद की गलतियों से भी सीखें, खुद की कामयाबी से भी कुछ सीखें, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि वो जब टीचर अगर नहीं, क्योंकि हर लाइफ के हर कदम पे टीचर साथ नहीं देता, ये सब चीज़ों को सिखानी चाहिए। इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान शुड बी अडोप्टेड फॉर एजुकेशन ऑफ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन। आप सभी को पता है गिफ्टेड चिल्ड्रन थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, अबव एवरेज होते हैं, तो क्या करना चाहिए? एनरिच प्रोग्राम करना चाहिए, सेपरेट स्कूल करना चाहिए, एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। सभी इसका सबसे आसान आंसर है आपको एनरिच प्रोग्राम करना चाहिए, जो है वो सब कुछ अडोप्ट करना चाहिए। भाई एबिलिटी ग्रुपिंग भी कर दो, अगर सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन एक साथ बैठ जाएंगे तो उन्हें नहीं लगेगा वो गिफ्टेड है, और फिर वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं काम करेंगे। इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ अ टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम विच ऑफ द फीलिंग लेस इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ब्लैक बोर्ड, लेसन प्लानिंग, पार्टिसिपेशन इन एनरोलमेंट ड्राइव, या फिर क्लास टीचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास टीचिंग भी है, लेसन प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बोर्ड भी, तो एनरोलमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट लेना एक इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में से एजुकेशन इंक्लूडिंग, देखिए तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, यानी आप देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर का भी ट्रेंड लेके भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं, कंटेंट लिस्ट में इसमें डाला गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेक श्योर करें कि आपने पुरानी वीडियो हमारी जरूर देखी है, चैनल में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको तो पता चल गया होगा दोस्तों इसमें कितनी मेहनत लगती है। देखिए मैंने वो कितने क्वेश्चन 43 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं। आपको वीडियो थोड़ी बड़ी लग रही होगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ी फास्ट करने की कोशिश करा करूँगा, पर आपको इतने एक्स्ट्रा कंटेंट, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली गई है। 43 क्वेश्चन एक आपने एक स्टेप में कर लिए हैं, तो ये बहुत आसान अच्छी बात है और मुश्किल बात भी नहीं है। तो आप देख चुके हैं यार, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चैनल भी सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी देखना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।